हेलो फ्रेंड्स, ये एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम के लिए ये आपका जीएस का टेस्ट सीरीज नंबर 2 है। इसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सिलेबस पर आधारित ये क्वेश्चन है, तो इससे आपका स्कोर काफी बूस्ट होगा और आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जहां से आप इसको डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें डबल साइडेड आपको दिया होगा, जिससे आपका प्रिंट भी कम पेज में हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? ऑप्शन है तांबा, चांदी, कांसा, पीतल। तो सही आंसर आपको पता होगा इसका। प्राचीन भारत से ये क्वेश्चन आपका है, तो सही आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, तांबा। सर्वप्रथम धातु जो यूज की गई वो आपकी तांबा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड वेवल, जनरल आइजनहावर, जनरल रोमेल या जनरल मैकआर्थर। तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा सी, जनरल रोमेल को यहाँ पर क्या कहा जाता है? डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, और ये किस लिए कहा जाता है वो भी यहाँ पर दिया गया है। जर्मनी में उत्तरी अफ्रीका अभियान में अपने आश्चर्यजनक हमलों और शानदार रणनीति के लिए इनको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है, जो इरविन रोमेल थे। तो यहाँ पर सी नंबर इसका सही आंसर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी अर्थव्यवस्था की सामाजिक आर्थिक संरचना के घटकों में क्या आते हैं? ऑप्शन है शिक्षा, उद्योग, कृषि, बी है शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक, सी है यातायात, स्वास्थ्य और बैंक, और डी है यहाँ पर उद्योग, व्यापार और यातायात। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर किसी भी अर्थव्यवस्था की सामाजिक आधारिक संरचना में जो 3 घटक होते हैं वो आपके यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंक होते हैं। बी नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में आपके यूपी जीके से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पर दिए गए हैं। इसके साथ ही करंट अफेयर्स से क्वेश्चन भी दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ये इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, स्वतंत्रता के पश्चात संयुक्त प्रांत जो कि उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन बना? तो यहाँ पर ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत। ये आंसर इसका सभी को लगभग पता होगा, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा उसको हम देख लेते हैं। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत। जो पहले आपके मुख्यमंत्री बने थे वो गोविंद वल्लभ पंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो जनगणना 2011 के हिसाब से है वो कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपको बताना है, उत्तर प्रदेश का बताना है न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला। तो यहाँ पर ऑप्शन है गौतम बुद्ध नगर, हरदोई, मथुरा या बागपत। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर। सभी को इसका आंसर पता होगा। दोस्तों, यूपी जनगणना पर आधारित हमने एक वीडियो बना रखा है, उसको देख लीजिएगा। उसमें जितने भी क्वेश्चन आपके जनगणना से बनेंगे सभी उसमें इंक्लूड किए गए हैं। पूरा वीडियो आपका जनगणना पर आधारित वो है, और इसके साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जनगणना से आधारित हम अपने चैनल पर करा देंगे, जिससे आपको पूरा जनगणना, क्योंकि आपका जनगणना से कम 2 से 3 क्वेश्चन यूपी जनगणना से जरूर देखने को मिलेगा। और टोटल यूपी जीके की बात करें तो यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन और ज़्यादा भी आ सकते हैं, वीडियो एग्जाम में आपके आने वाले हैं। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा और वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपका पूरा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा और एक एक क्वेश्चन आप वहाँ पर सही कर पाएँ। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? तो ऑप्शन यहाँ पर है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या अकबर। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, यानी एमबीटी की याद में ये जो है जौनपुर नगर की स्थापना की गई थी। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है 8.5%, 6.25%, 7.33% या 7.50%। तो यहाँ पर सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 7.33%। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? तो यहाँ पर नहर प्रणाली यूपी, क्योंकि यूपी जियोग्राफी से क्वेश्चन है, तो सबसे जो बड़ी नहर प्रणाली आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसका जो सही आंसर सीधे सीधे हम आपको बता दे रहे हैं। सही आंसर आपका यहाँ पर शारदा नहर है, जो कि सबसे बड़ी नहर प्रणाली ये है। ये नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। यूपी के मामले में शारदा नहर सबसे बड़ी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन है आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में या लखनऊ में। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो आपका कथक संस्थान स्थित है वो आपका यहाँ पर देखिए डी इसका सही आंसर हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बरेली, सहारनपुर, मिर्जापुर या मुरादाबाद। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए, दिया सलाई उद्योग, जितने भी उद्योग यूपी से रिलेटेड हैं, किस जिले में कौन से हैं, उसका एक वीडियो भी हमने बना रखा है, उसको जरूर देखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। कोई भी आपका यूपी के एग्जाम होते हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं उद्योग के मामले में, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर जो दिया सलाई उद्योग हो आपका बरेली में है, यानी कि ए नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद या इटावा। तो सभी को इसका आंसर पता होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर यहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है,
धन्वंतरी और कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में रहते थे? तो ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर जो मौर्य साम्राज्य है और यहाँ पर गुप्त साम्राज्य है, ये आपके यूपी से जो भी एग्जाम होते हैं इनसे क्वेश्चन जरूर आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, तो इनको जरूर यहाँ पर आप रिवाइज एक बार कर लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन 100% आना है। तो यहाँ पर देखिए जो कालिदास और धन्वंतरी थे, ऑप्शन है आपके कुमारगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त। तो यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो यहाँ पर रहते थे लोग, उन्हीं में आपका धन्वंतरी और कालिदास यहाँ पर रहते थे। तो सही आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन है अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ या ऋषभदेव। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका ऋषभदेव हो जाएगा। डी नंबर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल के चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पे देखिए गुप्त काल में आते आते चांदी के जो सिक्के हैं उनको यहाँ पर क्या कहा जाता था वो आपको बताना है। तो रुपयक है, शतमान है, करसार्पण है, दिनार है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को यहाँ पर रुपयक कहा जाता था। तो ध्यान रखिएगा, ए नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा तथा विक्रमशिला विद्यालयों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के दौरान स्थापित हुए, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय गौरी वंश के दौरान नष्ट हुए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये आपका जो है नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के दौरान स्थापित हुए थे, ये सही है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही है। एक केवल एक है, केवल दो है, एक और दो दोनों सही है, कोई नहीं सही है। तो पहला तो सही है। उसके बाद जब गौरी का वंश चल रहा था तो उस समय यहाँ पर नालंदा और विक्रमशिला पर आक्रमण हुआ था, तो यहाँ पर नष्ट कर दिए गए थे। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो सी नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के स्थलों में कांस्य की नर्तकी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, चनहुदड़ो या मोहनजोदड़ो। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से यहाँ पर आपकी कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? तुकाराम, रामदास, एकनाथ या ज्ञानदेव। तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा रामदास, यानी गुरु रामदास जो थे वो आपके शिवाजी के धार्मिक गुरु थे। बी नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह युद्ध जिसके कारण भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव पड़ी वो कौन सा युद्ध है? तो यहाँ पर ऑप्शन है तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध या पानीपत का दूसरा युद्ध। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तराइन का दूसरा युद्ध जो आपका हुआ था, यहीं से आपकी मुस्लिम सत्ता की न्यू पड़ गई थी। तो बी नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया था, यानी किसने चलाया था नवरोज त्यौहार? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आपका आया हुआ भी है। अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक या बलवन। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बलवन ने क्या नवरोज त्यौहार का प्रचलन किया था। डी नंबर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में वो कौन था जिसने सबसे पहले अपने सैनिकों को वेतन की नगद अदायगी की, यानी नगद वेतन दिया? तो ये आपको ऑप्शन दिया गया है, इल्तुतमिश, सलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पर सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले जो सैनिकों का नगद वेतन देना, हुलिया लिखना, ये सब काम आपका किसका था? ये सभी काम आपके अलाउद्दीन खिलजी के थे। तो बी नंबर यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई? ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जो राज्य अपहरण नीति जो लागू की गई थी, ऑप्शन है सतारा, झांसी, अवध या जौनपुर। तो सही आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सतारा। यहाँ पर सतारा में सबसे पहले लागू की गई थी, यानी सतारा को सबसे पहले यहाँ पर इसके अंतर्गत शामिल करके हड़प लिया गया राज्य अपहरण नीति के तहत। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग शुरू किया गया? यानी कि यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की जा रही है, वो एक्ट आपको बताना है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1862, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा इसका इंडियन जो काउंसिल एक्ट था वो आपका 1909 में शुरू किया गया था आपका सांप्रदायिक निर्वाचन, क्या मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन यहाँ पर आपका कर दिया गया था। तो इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, सी नंबर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से 1926 में स्थापित हुई पंजाब नौजवान भारत सभा का संस्थापक कौन था? लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भागना। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सरदार भगत सिंह। बी नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? लॉर्ड डफरिन के वायसराय की पदावधि के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुछ सरकारी अधिकारी भी उपस्थित थे। तो यहाँ पे देखिए जो आपका कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो लॉर्ड वायसराय डफरिन ही उस समय था। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी यहाँ पर थे, तो यहाँ पर ये भी सही है। और
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में नहीं हुआ था, ये गलत है। यहाँ पे आपका मुंबई में हुआ था, तो यहाँ पर ये गलत है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुछ सरकारी अधिकारी भी उपस्थित थे, ये भी सही है। तो यहाँ पर देखिए 1, 2 और 4 ये सही है। तो यहाँ पर देख लीजिए 1, 2, 4 किस में है, तो यहाँ पर बी नंबर जो ऑप्शन है इसमें 1, 2, 4 सब है, तो बी नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित आपको बताना है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऊपर सुमेलित है बताना है, वो आपको बताना है। तो ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी बंगाल की स्थायी समझौता, लॉर्ड लिटन राज्य विलय नीति और लॉर्ड कर्जन बंगाल का बंटवारा। तो ये देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस सहायक संधि बिल्कुल गलत है, डलहौजी की बंगाल का स्थायी समझौता ये भी गलत है, लॉर्ड राज्य विलय नीति लिटन ने नहीं शुरू की थी, ये गलत है। बंगाल का बंटवारा जो किया था लॉर्ड कर्जन ने किया था, ये सही है, यानी डी नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जरावा और सेंटिलीज जनजाति भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। अंडमान निकोबार, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप या अरुणाचल प्रदेश। तो सही आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर सेंटिलीज और जरावा जनजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। जनजातियाँ जरूर देख लीजिएगा, भारत में पाई जाने वाली कहाँ किस स्टेट से कौन से संबंधित है, एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान को थर्ड पोल कहा जाता है। हर्सन उच्च भूमि, राकी पर्वत, सिवरनी द्वीप या सियाचिन ग्लेशियर। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर को थर्ड पोल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए, यहाँ पे देखिए पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 11.1%, 22.2%, 33.3% या 44.4%। तो इसका आंसर लगभग सभी को पता होगा, 1/3 होना चाहिए था। तो यहाँ पर इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा 33.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है तालाब और दलदल, झरना और नदी, तालाब और नदी, सागर एवं महासागर। तो यहाँ पर बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लैंटिक आवास जो है वो आपके तालाब और दलदल हैं, यानी कि ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन से हैं। तो ये आपको जियोग्राफी का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सीधे सीधे आपके जो इधर पाकिस्तान वाले जो राज्य हैं, ऊपर जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, ये सब हो गया, गुजरात, राजस्थान, तो इनमें आपको बताना है कौन से राज्य हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे देख लीजिए इसका आंसर, तो इसका आंसर बी है, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। तो ये आपके हैं बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हरियाणा नहीं लगेगा, तो जो ऑप्शन जिसमें नहीं लगता है उसको हटा दीजिए। तो वो हिमाचल प्रदेश नहीं लगता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो वो ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, उसको यहाँ पर इग्नोर करते जाइए। तो जो सही मिले वही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिकिर हिल्स किस राज्य में अवस्थित है। मेघालय, असम, सिक्किम या झारखंड। तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिकिर हिल्स जो स्थित है वो आपका किस राज्य में है, असम राज्य में है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है, यानी जो समवर्ती सूची है उसको कहाँ से लिया गया है, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से या ब्रिटेन से। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा यानी कि स्टेट का जो कर्तव्य है वो इसमें बात कही गई है। तो आपको कहाँ पर है, संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत या भारतीय संविधान की अनुसूची, यहाँ पर 4। तो आपको बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ये ध्यान रखिएगा, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो उन्हें किसको त्यागपत्र देना होगा, यानी किसको संबोधित करेगा राष्ट्रपति जब त्यागपत्र अपना देगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या अध्यक्ष। तो किसको त्यागपत्र देगा भारत का राष्ट्रपति। तो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा होगा उनको इसका आंसर पता होगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति आपका त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। तो ध्यान रखिएगा इसको, सी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया। तो यहाँ पर अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 22 है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण को निषेध करता है, यानी कि अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। 15, 16, 17, 18। कई बार क्वेश्चन आपका आया होगा, आपने इस क्वेश्चन को रट लिया होगा, तो सभी को इसका आंसर पता होगा। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट, छुआछूत जो आपका होता है उसको दूर करना, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है कौन कौन जो है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो आपका होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं एवं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ आपको बताना है कौन इसमें आएगा। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा
देखिए यहाँ पर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये निर्वाचित सदस्य ही इसमें आपके भाग लेते हैं। जो आपके मनोनीत किए जाते हैं, यानी कि जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, इसमें भाग नहीं लेते वो सदस्य। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो संसद के दोनों सदन हो गए आपके लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य की जितनी भी विधानसभाएं हैं, ध्यान रखिएगा विधानसभाएं हैं, विधान परिषद नहीं इसमें आएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा जरूर। तो यहाँ पर सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खुले बाजार की क्रिया किस नीति का अंग है? तो यहाँ पर ऑप्शन है साख नीति, प्रशुल्क नीति, व्यापारिक नीति या प्राकृतिक संसाधन नीति। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? साख नीति का ये आपका अंग है, खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रथम योजना काल 1951 से 56 तक रहा था। ये मॉडल जो आधारित था प्रथम योजना काल का किस अर्थशास्त्री के मॉडल पर आधारित था? महालनोबिस मॉडल, सोलो मॉडल, हेरोल्ड डोमर मॉडल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? हेरोल्ड डोमर मॉडल पर ये आपका आधारित था, जो प्रथम योजना काल था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आयोग ने सतत विकास की सर्वोत्तम परिभाषा दी है? स्मिथ आयोग, विल्सन आयोग, ब्रटलैंड आयोग, विल्हम आयोग। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा ब्रटलैंड आयोग ने सतत विकास की सर्वोत्तम परिभाषा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा प्रसार को सही तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। ऊंची कीमतें, यानी मुद्रा प्रसार होता है तो उसको क्या कहा जाएगा? ऊंची कीमतें बढ़ जाएंगी, कीमत निर्देशांक का बढ़ना, मुद्रा की क्रय शक्ति का बढ़ना, विशेष वस्तुओं की कीमतों का बढ़ना। तो यहाँ पर क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? तो देखिए, जब मुद्रा का प्रसार होता है तो विशेष वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पादन सकल घरेलू उत्पाद से इसलिए भिन्न है कि जीएनपी में शामिल होता है। तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि उसमें जीएनपी में एक चीज़ और शामिल किया लिया जाता है, तो वो आपका क्या बन जाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो यहाँ पर देखिए, वो आपको बताना है आयात आय, अप्रत्यक्ष कर, मूल्यह्रास या शुद्ध विदेशी साधन आय। तो उसमें क्या आपका जीएनपी में शामिल होगा? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा शुद्ध विदेशी साधन आय, वो उसमें ऐड हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा। तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव सीरीज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से कौन से नए सिक्के जारी किए? तो आपको नए सिक्के बताना है जो मोदी ने द्वारा जारी किए गए हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत। तो 5 का है, 10 का है, 20 का है या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। तो 5 का भी जारी किया गया है, 10 का भी और 20 का भी सिक्के जारी किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2023 में G20 की बैठक कहाँ पर होगी या कौन मेजबान करेगा? तो ऑप्शन है हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई या जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, सही आंसर आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपका होगा G20 की 2023 की बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संपन्न हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है वो आपको बताना है। यह 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था जिसकी अध्यक्षता चीन ने की। इस सम्मेलन में भारत का नेतृत्व रक्षा मंत्री एस जयशंकर ने किया था। दक्षिण अफ्रीका ने ब्रिक्स के सदस्य के रूप में पहली बार हिस्सा लिया। तो यहाँ पर आपको बताना है केवल एक सही है, 1 और 3 सही है, 2 और 3 सही है या सब सही है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, केवल एक आपका यहाँ पर सही है। यह 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था और इसकी अध्यक्षता आपका चीन द्वारा की गई थी। तो केवल एक यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा, बाकी सब ये गलत है ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पर इसका देखिए मेजबानी चीन ने की थी, तो ये पहला ऑप्शन सही, तो उसके हिसाब से हो जाएगा। और भारत का नेतृत्व नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, ना कि एस जयशंकर द्वारा। और इसके अलावा यहाँ पर और डिटेल दी गई है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति यहाँ पर थे और ये सब चीज़ें दी गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, प्रो कबड्डी लीग 2022 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो ऑप्शन है बेंगलुरु योद्धा, जयपुर पिंक पैंथर्स, यूपी योद्धा या बंगाल वॉरियर्स। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो जयपुर पिंक पैंथर्स। तो प्रो कबड्डी लीग जो आपकी 2022 की थी, इसकी विजेता सबसे, यानी कि फाइनल में जिसने जीता है वो आपका जयपुर की टीम रही है। बी नंबर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, सभी को पता होगा। तो इसमें से मोटा अनाज नहीं है, वो आपको बताना है कौन सा नहीं है। रागी, मक्का, बाजरा, ज्वार। तो कौन सा यहाँ पर मोटा अनाज नहीं है? तो देखिए, मक्का तो है ही और बाजरा वर्ष भी कहा जाता है 2023 को, तो ये बाजरा तो होगा ही मोटा अनाज के रूप में। ज्वार भी मोटा अनाज के अंतर्गत आता है, रागी आपका नहीं आता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो ए नंबर यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं केवल 1, केवल 2, 1, 2 या 1, 4। तो केवल वो एक हो जाएगा, ए नंबर से आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? जो 36वें आपके राष्ट्रीय खेल हुए हैं उनका शुभंकर क्या था, ये आपको बताना है। डॉल्फिन, पांडा, चीता या सावज। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? सावज। डी नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कौन सी विटामिन पानी में घुल जाती है? तो सभी को पता होगा पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है, डी, ए, सी या के? तो सही आंसर सी हो जाएगा। पानी में घुलनशील विटामिन आपकी सी है, तो यहाँ पर सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्लाइड शो बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? MS पावरपॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेल या MS आउटलुक? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? MS पावरपॉइंट का आपका जो स्लाइड शो बनते हैं, यानी कि एक के बाद एक आते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए आपका यूज किया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों हमने साइंस और यहाँ पर देखिए कंप्यूटर के कम क्वेश्चन है। नेक्स्ट सीरीज जो आपकी टेस्ट सीरीज है उसमें इनके क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, तो कम ज़्यादा होता रहता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी टेस्ट सीरीज है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ ही पेड कोर्स यदि आप लेना चाहते हैं टेस्ट सीरीज का, जिससे आप एक मंथ में आसानी से अच्छा स्कोर कर सकें, सभी टेस्ट सीरीज काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन उसमें बनाए गए हैं। और इसके साथ ही आपके जो सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट हैं, उनका यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। और ये केवल 99 रुपये का आपका टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपके 10 टेस्ट सीरीज मिलेंगे। 10 GS का हो जाएगा, 10 हिंदी का हो जाएगा। इसके अलावा 5 रीजनिंग के टेस्ट सीरीज है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रीजनिंग के रखे गए हैं, जिस तरह आपकी प्रैक्टिस और हो जाएगी। इसके अलावा 10 यहाँ पर 5 फुल मॉक टेस्ट सीरीज आपको दिया जाएगा, और इंपॉर्टेंट नोट्स और टेस्ट सीरीज अन्य जो भी बचते हैं वो सभी आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। तो इस नंबर पर आप पेमेंट कर सकते हैं और आपको पेड ग्रुप में ऐड कर लीजिए जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पे भी तैयारी आपकी कराई जाती रहेगी, तो यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को जरूर यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर PDF और महत्वपूर्ण नोट्स आपको दिए जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में।